जब सियासी दल पिछड़े दलित हाशिए पर रहे तबके से किसी चेहरे को पहली पंक्ति में लाकर खड़ा करने लगे तो समझ जाना चाहिए चुनाव नजदीक है। देश की चुनावी राजनीति की नब्ज जानने वाले ये बात बखूबी समझते हैं। राजनीतिक दल बखूबी जानते हैं कि जातिगत समीकरणों को साधकर ही सत्ता का सिंहासन हासिल होगा। ऐसा सालों से होता है, हो रहा है और आगे भी होगा। कब तक, ये प्रश्न बेहद जटिल है। मतलब यह है कि इसका जवाब अभी देना बहुत मुश्किल है। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया। इस बदलाव के पीछे क्या कारण है, क्यों है, इसके मायने क्या हैं, पूरा गणित आपको बताएंगे। आप इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि चुनावी बिसात बिछने लगी है, राजनीतिक खेल शुरू होने को है। हरियाणा में बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ की जगह सांसद नायब सिंह सैनी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर हुआ है और इस बड़े उलटफेर को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस तरह के फैसले क्यों लिए जाते हैं, जातिगत वोट बैंक कैसे और कितना असर डालता है, यही हम आज आपको बताने जा रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हरियाणा में यह बड़ा उलटफेर किया है। बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को अब केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। वहीं उनकी जगह अब कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। नायब सिंह सैनी के पास पहले से बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी पद है, लेकिन चुनाव से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हरियाणा बीजेपी इस तरह का कोई बदलाव करेगी। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो इस तरह के गुप्त चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। 2014 के बाद से लगातार बीजेपी राज्यों में और केंद्र में कुछ इसी अंदाज में फैसले लेती है। अब आते हैं इस बात पर कि क्या फैसला लिया गया, क्यों लिया गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि हरियाणा में राजनीति आखिर होती कैसे है। हरियाणा के अस्तित्व में आने से लेकर बीजेपी के सत्ता में बैठने तक हरियाणा की राजनीति पूरी तरह जाट लैंड के इर्द गिर्द घूमती रही है, जाट वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही है। जाट समुदाय प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे गैर जाट समुदायों को हरियाणा की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी आलाकमान ने भी कुछ इसी नीति पर काम किया है। तभी गैर जाट मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था और बीजेपी इस रणनीति पर कामयाब भी रही है। मैं आपको बीजेपी का प्लान समझाने की कोशिश करती हूं। मोटा मोटा यह कि बीजेपी तय कर चुकी है कि गैर जाट की रणनीति पर ही पार्टी 2024 का लोकसभा और उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। नायब सैनी की एंट्री इसका उदाहरण है। इसे गैर जाट वोट बैंक को साधा जाएगा। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समुदाय को लेकर सत्ता में वापसी की योजना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी का गैर जाट समुदाय पर ज्यादा फोकस है। ऐसा भी नहीं है कि जाट वोट बैंक के लिए बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं है या पार्टी मान चुकी है कि जाट वोट बैंक उनके हाथ से फिसल चुका है। यहां पार्टी का प्लान बी है, जिसमें बीजेपी का साथ देगी सरकार में भागीदार जेजेपी। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी जेजेपी के जरिए जाट समुदाय को साधने की कोशिश करेगी। अब आप सोच रहे हैं पार्टी के अपने कई दिग्गज जेजेपी के साथ गठबंधन पर खुश नहीं हैं, पर आप ये भी तो देखिए इन दोनों के गठबंधन में अगला चुनाव लड़ने से दिक्कत किन किन दिग्गजों को है और क्यों है। इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यहां यह बता देते हैं कि बीजेपी का प्लान बी यही है। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा के चुनावी बिसात पर जातिगत समीकरणों को साधकर जिस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत सियासी दलों ने अपने प्रत्याशियों को रण में उतारा था, उसी तरह इस बार चुनावी रण में जातिगत दांवपेच खेले जाएंगे, जिससे लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटों पर रोचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। समीकरणों को देखें तो यह बात तय है कि हरियाणा में इस बार जातिगत ध्रुवीकरण का खेल जमकर खेला जाएगा। सियासी दल और उनके प्रत्याशी भी इन्हीं समीकरणों में अपनी जीत की राह ढूंढ रहे हैं। हर नेता यह दावा करता है कि वो 36 बिरादरी का नेता है, पर क्या सच है?
अगर सच होता तो फिर राजनीतिक दलों को जाति देकर चुनाव में उम्मीदवार क्यों उतारने पड़े? जातिगत समीकरणों की चुनावी राजनीति किसी भी दल के लिए अछूत नहीं है। सभी चुनावी बिसात पर अपनी गोटियां वोट बैंक देकर सेट करते हैं। किस जाति का कितना वोट बैंक है, उसी आधार पर पार्टी का उम्मीदवार तय होता है। ऐसे में कोई किसी पर उंगली भी कैसे उठाए? पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में ब्राह्मण चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाने का बयान दिया था। इस पर बीजेपी ने उन्हें जमकर घेरा, यहां तक कहा कि हुड्डा और उनके बेटे को अब जाकर एहसास हुआ है कि पिछला चुनाव बाप बेटा ब्राह्मणों की वजह से हारे थे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पहली दफा सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान का विरोध किया और कहा कि इसका फैसला आलाकमान करेगा। पर यह सिर्फ हुड्डा की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है। मौजूदा हरियाणा सरकार में भी तो जातिगत संतुलन साधने के तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सीएम खुद इसका प्रमाण है। कैबिनेट में शामिल नामों का फैसला भी तो जात पात क्षेत्रवाद के पैमाने पर होता है। साफ है, कम से कम इस मामले में तो सभी सियासी दल एक जैसे हैं। कोई किसी पर उंगली उठाकर सवाल पूछने का हक रखता ही नहीं है। आंकड़ों से आपको हरियाणा का जातीय जो गणित है चुनावी वो समझाते हैं। जातिगत समीकरण के अंकगणित ने भाजपा को 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक बदलाव का विश्वास दिलाया था। जाट हरियाणा की आबादी का लगभग 25 से मानकर चले कि 28% है। लगभग 1/4 आबादी के साथ जाटों का दशकों तक हरियाणा की राजनीति पर दबदबा रहा। दूसरी ओर ओबीसी, एससी और ब्राह्मण एक वोटिंग ब्लॉक के रूप में बहुसंख्यक आबादी का गठन करते हैं। जनसंख्या में 20% से अधिक हिस्सेदारी के साथ अनुसूचित जाति या दलित भाजपा के लिए महत्वपूर्ण थे। लेकिन ये समुदाय हरियाणा की चुनावी राजनीति में बेमानी महसूस करने लगे। इस बार चुनाव में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि हरियाणा में जाट वोट मिलना मुश्किल है। इसके पीछे कई कारण हैं, कई वजह हैं। खासतौर पर जाट आरक्षण आंदोलन, किसान आंदोलन, उसके बाद जिस तरीके से महिला पहलवान धरने पर बैठी, वो एक बड़ा फैक्टर है। किसानों की अनदेखी का आरोप है। जाट वोट बैंक जाट आरक्षण के बाद ही खिसक चुका था। किसान आंदोलन ने इन दूरियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। पिछले करीब 9 सालों के बीजेपी के शासन से जाटों में एक संदेश गया है कि पार्टी जाट विरोधी है। अब बीजेपी की नजरें नॉन जाट वोट बैंक पर हैं। हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास समाज की आबादी करीब 31% और एससी 21% है। प्रदेश में करीब 25% के लगभग जाट वोट हैं, जो 35 से 40 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। भाजपा की नजर खास तौर पर मायावती यानी बसपा के वोट बैंक पर है। हरियाणा में जाटों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों का है। राज्य में 21% के लगभग मतदाता दलित वर्ग से आते हैं और यही वजह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली बसपा को भी राज्य में 4.14% वोट मिला था। जाट वोट किसी एक पार्टी के साथ जाता नहीं है, वह कई पार्टियों में बंटा हुआ है। कांग्रेस इनेलो की जाट वोट बैंक में खास पैठ है, फिर निर्दलीय भी इसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। ऐसे में बीजेपी अगर नॉन जाट राजनीति फ्रंट फुट पर करती भी है तो उसके लिए घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। भाजपा की यही रणनीति है कि राज्य में गैर जाट यानी दलित, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, सिख जाट, गुज्जर और अहीर जैसे मतदाताओं को लुभाया जाए, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 69 से 71% के आसपास बैठती है। एक रिसर्च प्रोग्राम हुआ लोक नीति का। इसके मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नॉन जाट और ओबीसी वोट्स में 70% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ग्राफिक्स के जरिए 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर को आपको दिखाते हैं। नॉन जाट 2014 में अगर वोट शेयर की बात करें, बीजेपी को 48%, कांग्रेस को 12%। 2019 में 74%, बीजेपी को 18%, कांग्रेस को। इसके अलावा अगर जाट वोट शेयर की बात करें तो 2014 में ये बीजेपी में 19 और 21 मिले कांग्रेस को। 2019 में ही 50% बीजेपी के पास और 33% गए कांग्रेस के पास। अन्य पिछड़ा वर्ग की भी बात कर लेते हैं। 2014 में इनका आंकड़ा था बीजेपी के पास 43% और कांग्रेस के हिस्से में आए 30%। 2019 में 73% बीजेपी के पास तो 22% कांग्रेस के पास। वहीं ऐसी किस तरीके से वोट शेयर यहां पर बंटा था वो भी आपको बता दें। बीजेपी के पास 2014 में 29, 2019 में 58, तो कांग्रेस के पास 39 और 28 का ये आंकड़ा रहा। ये प्रतिशत में हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। मुस्लिम जो वोट बैंक है 2014 में बीजेपी खाते में सिर्फ
9%। अब इस बार का जो चुनाव होगा उसमें मुस्लिमों को भी केंद्र में रखकर बीजेपी चलेगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो 2014 में कांग्रेस के पास 63% वोट शेयर गया था मुस्लिमों का। इसी से अंदाजा लगाए कि बीजेपी से कितने दूर थे मुस्लिम वोट बैंक। 2019 में 14% बीजेपी के पास। यह आंकड़ा थोड़ा बढ़ा लेकिन बहुत कम, 86% कांग्रेस के पास। उधर जब बीजेपी संगठन में गैर जाट चेहरे को पार्टी अध्यक्ष बनाने की चर्चा हुई होगी तो जाहिर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नायब सैनी की पैरवी की ही होगी। नायब सैनी सीएम के नजदीकी हैं। वैसे भी अगर पार्टी ये मान चुकी है कि जाट वोट उनके खाते में नहीं आने वाला तो पार्टी का ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनाने का फैसला ठीक भी है। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बीजेपी यूपी में अपनाकर लगातार 2 बार सरकार बना चुकी है। यहां बीजेपी यह मानकर चलती है कि मुस्लिम और यादव वोट में सेंधमारी नहीं की जा सकती, या यूं भी कह सकते हैं कि इन दोनों समुदायों के वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ने की संभावना हमेशा ज्यादा ही रहती है, तो बीजेपी इन पर फोकस भी नहीं करती। अब कुछ यही फॉर्मूला हरियाणा में अपनाया जा रहा है। ये कितना कारगर होगा ये तो जनादेश से तय होगा। फिलहाल बीजेपी की इस रणनीति की विपक्ष के पास काट है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।